हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एपीएस साइंस का ट्यूबर में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 यानी मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब तक हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन, चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। ठीक है, तो 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। तो आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे बिल्कुल ध्यान से। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। ओके, तो चैप्टर 4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। कहना निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बताइए कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। इन्हें आपको बताना है कि कौन कौन सी राशि तो सदिश है और कौन कौन सी राशियां क्या है, अदिश है। ठीक है, तो कौन कौन सी राशि दे रखी है, देखो आपको दे रखा है आयतन, ठीक है, और द्रव्यमान। चलो हाथ का कदम करते हैं। आयतन कैसी राशि है, आप कहोगे आयतन कैसी राशि है, अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान भी कैसी है, अदिश। क्योंकि इनको समझने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अगला आपको दे रखा है चाल, तो चाल भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ओके, त्वरण, त्वरण कैसी होती है, त्वरण राशि होती है सदिश। त्वरण कैसी राशि है, सदिश। घनत्व, देखो बच्चों, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। द्रव्यमान अदिश, आयतन अदिश, तो घनत्व भी कैसी राशि होगी, अदिश। क्लियर है। ओके, मोल संख्या, मोल संख्या, तो मोल संख्या, मोलों की संख्या, सभी संख्याएं कैसी राशि होती है, अदिश। ठीक है। ओके, वेग, वेग बच्चों सदिश राशि होती है, वेग हो गया सदिश। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो कोणीय आवृत्ति भी कैसी राशि होगी, अदिश। संख्याएं सारी कैसी होती है भाई, अदिश, तो कोणीय आवृत्ति क्या होगी, अदिश। विस्थापन, विस्थापन कैसी राशि होगी, सदिश। ठीक है, विस्थापन सदिश राशि है, दिशा की यहां आवश्यकता है। और कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो बच्चों कोणीय वेग कैसी राशि होगी, बिल्कुल आपको पता है वेग कैसी राशि होती है, सदिश। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक आपको एक लिस्ट दे रखी है, उसमें कह रहे हैं 2 अदिश राशियों को छांटिए। वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, कह रहे हैं 2 अदिश राशियों को छांटिए, 2 अदिश राशियों को छांटिए। ठीक है भाई, 2 अदिश राशि को छांटिए। ओके, तो आपको एक लिस्ट दे रखी है, मैं लिख देता हूं। बल, बल आपको पता है सदिश राशि है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग भी कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग क्या है? सदिश राशि। जो राशि रेखीय गति में सदिश है वो अगर घूर्णन गति में होगा तो वो भी क्या होगी? सदिश होगी। ओके, कार्य, तो कार्य आपको पता है कार्य एक अदिश राशि होती है, तो एक तो हमें राशि मिल गई कार्य। धारा, धारा भी कैसी होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि आपको धारा के मामले में पता है कि धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए धारा को हम अदिश राशियों की सूची में रखेंगे। रेखीय संवेग या केवल संवेग बोल दें तो संवेग भी कैसी राशि है? सदिश। ओके, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी बच्चों कैसी राशि होती है? सदिश। विद्युत क्षेत्र भी कैसा होता है? सदिश। और नेक्स्ट आपको दे रखा है औसत वेग, तो ये सब सदिश राशियां होती हैं। औसत वेग हो, एक आपको दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको। औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण और आपेक्षिक वेग, तो ये तीनों कैसी राशि है? सदिश। तो हमें दो अदिश राशि छांटनी थी, तो आपको मिल गया एक तो कार्य और एक क्या मिल गया आपको? करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर किया। ओके, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ये भी सदिश राशि का ही है। एक सूची आपको दे रखी है, कह रहा है एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। केवल एक राशि इसमें दे रखी है और वो आपको छांट रहे हैं सदिश है कि अदिश। चलो इसको मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक सदिश राशि को छांटना है आपको। इसमें केवल एक राशि आपको मिलेगी, एक सदिश राशि को छांटिए। ठीक है, तो कौन कौन सी राशि दे रखी है? देखो, ताप, दाब। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है भाई कौन कौन सी अदिश और सदिश है। टेम्परेचर, प्रेशर, आवेग, इंपल्स, समय, शक्ति, पथ लंबाई, पथ लंबाई, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसे पढ़ेंगे आगे आप। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक और आवेश। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केवल और केवल आवेग यहां पर कैसी राशि है? सदिश राशि है। बाकी ताप अदिश है, दाब अदिश है, समय, शक्ति, पथ लंबाई, दूरी होती है, ऊर्जा, विभव, घर्षण गुणांक, आवेश, तो ये सब क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है, ये सब कैसी राशि है? अदिश। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन तो छांटने वाले मिल गए आपको इसमें, तो वो आपने इजिली कर लिए। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी का क्वेश्चन है, आप करके देखना है इसको। ठीक है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन 4, 5। तो आप डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करना। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? कुछ आपको इनइक्विटीज दे रखी हैं, असमीका आपको दे रखी है। तो कह रहा है कि निम्न असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि से स्थापना कीजिए। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट, या आपको प्रूफ करना है
ओके, तो पहला समीकरण आपको दे रखी है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये आपको प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल, छोटा है बराबर है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह की आपको कुछ समीकरण दे रखी है, 4 समीकरण इसमें आपको दे रखी है। क्लियर है बच्चों? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं। देखो प्रूफ, तो आपको चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज करो मैंने इस तरह एक समान चतुर्भुज बना लिया, देखो तो ये हो गया मेरे पास, मान लो वेक्टर ए, तो ये क्या हो गया बच्चों, वेक्टर बी। क्लियर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये इनका परिणामी होगा। ये क्या होगा, इनका परिणामी। मान लो इसको हम आगे बढ़ा दें इस तरह, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको मैं नाम दे दूं, मान लो ओ पी क्यू आर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप देख रहे हैं भाई, ये इसके पैरेलल होगा, ये भी वेक्टर ए होगा, और ये जो बी होगा ये भी इसके पैरेलल होगा। ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। तो देखो ए और बी का जो परिणामी है वो ओ क्यू हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी। ये हमने समांतर चतुर्भुज के नियम में पढ़ा था, सदिशों को योग करने का जो नियम होता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये इसका जो विकर्ण होगा ओ क्यू डायरेक्शन में वो क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो देखो हमारे पास ए प्लस बी चाहिए, वो हमें मिल चुका है, ओ क्यू वो शो हो रहा है, ये कर्ण है, और ए हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है, बी हमें चाहिए वो भी हमें मिल चुका है। तो अब एक प्रॉपर्टी जानते हो त्रिभुज की कि दो भुजाओं का योगफल उसकी तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये त्रिभुज जो आप पढ़ते हो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं का योगफल, जैसे मान लो मैं कोई से भी त्रिभुज की बात करूं, ओ आर क्यू, इसकी मैं बात करता हूं ओ आर क्यू, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये वाली होगी, और इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, तो बच्चों आपसे कह रहे हैं ए प्लस बी लेस देन इक्वल मोड ए प्लस मोड बी। तो ए प्लस बी कौन सी भुजा है, ओ क्यू। अब देख रहे हैं चित्र से, जो हमें प्रूफ करना है उसको हम देख लेते हैं चित्र से। तो ओ क्यू मेरे पास क्या है, ओ क्यू मतलब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। मॉडुलस का मतलब है सिंपल, हमें दूरी की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी, ओके। और ओ आर मेरे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ बी है, और ओ ए आर क्यू मेरे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ ए। हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज बन गया ओ आर क्यू। तो किसी भी त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं का योग सदैव उसकी तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। उसकी तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। आगे बात समझ में, दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक। तो इसका मतलब चूंकि त्रिभुज के गुणधर्म से दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ओ क्यू है तीसरी भुजा, वो छोटी होगी किससे, ओ आर प्लस आर क्यू से, ओ आर प्लस आर क्यू से। ये दो भुजाओं का योग हमेशा अधिक होगा तीसरी भुजा से। अब ओ क्यू क्या मिला हमारे पास, ओ क्यू हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, और ये लेस देन ओ आर की तरह है मॉडुलस ऑफ बी और मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए। तो एक तो हमें मिल गया लेस देन वाला, कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन है मॉड बी प्लस मॉड ए, और सदिश योग क्रम विधि में होता है, या मॉडल ए प्लस मॉड बी भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी पता है
जब मान लो ए और बी एक सरल रेखा में हो, आगे हमसे को हमें इक्वल भी हमें कब होगा इक्वल, देखो जब मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा के अनुदिश हो, एक सरल रेखा के अनुदिश हो, तो भाई दोनों का योग क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होगा। तो अगर ये सरल रेखा के अनुदिश होंगे तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए 1 बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, दोनों को मिला दें कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो पहली ऐसा समीकरण को हमने प्रूफ करा कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ओके, तो अब देखते हैं हम दूसरी ऐसा समीकरण। क्लियर, दूसरी ऐसा समीकरण की बात करें, ये पहली इनइक्विटीज हमने प्रूफ करी कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ओके, और देखो बी नंबर इसमें आपको क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन का दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ, ये टोटल मॉडुलस बी है और इनका भी मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी और इनका भी क्या है, मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी और फिर ये होल मॉडुलस है। क्लियर है, तो ये हमें सेकंड इक्विटी हमें सिद्ध करना है। तो हम वही चित्र बना ले अपना, से मान लो हमने इस तरह चित्र बनाए, तो ये मानो हमारे पास O P Q R, ये क्या था, ये वेक्टर A है, इसको हमने वेक्टर B माना था भाई अपने पहले वाले चित्र के हिसाब से, ये वेक्टर A हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर B। ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A होगा, तो ये इसके पैरेलल है, और ये वेक्टर B है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर B होगा, और ये इसका क्या हो गया, परिणामी, सॉरी तो ये बच्चों क्या होगा, इनका परिणाम, ये बिल्कुल विकर्ण होना चाहिए। तो आप तो स्केल की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ओके, तो हम प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी। तो बच्चों मोड ए, जैसे मान लो मोड ए हमारा ये रहा, या मोड ए ये रहा, इसको मैं बोल दूं, और माइनस मोड बी, बी को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो त्रिभुज की बिल्कुल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा अधिक होती है। दो भुजाओं के अंतर से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। एक भुजा मान लो OQ, देखो चूंकि OQ जो है बना, हमें जो सिद्ध करना उसको देखा, OQ हमेशा बड़ा होगा QR या RQ लिख दें क्योंकि परिमाण ले रहे हैं, QR माइनस OR, ये ध्यान रखिए आप, QR माइनस OR। क्लियर है, तो ये तो हो गई बड़ी भुजा OQ, ये हमेशा बड़ी होगी अंतर से, यानी QR का मतलब A और OR का मतलब क्या है, B। तो त्रिभुज की कोई भी एक भुजा दो भुजाओं के अंतर से अधिक होती है,
तो यह तो हमें मिल गया कि ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मॉड का मतलब क्या है, क्योंकि ये सदिश के रूप में नहीं है, अदिश रूप में है, दूरी की बात है केवल। ओ क्यू की लंबाई कितनी है, विच इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन क्यू आर। कितना है, क्यू आर का परिमाण है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए, और ओ आर कितना है, मॉडुलस ऑफ बी। तो एक चीज तो हमें यहां मिल जाती है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी, और इनका परिमाण भी इससे बड़ा ही होगा, तो हमें परिमाण के रूप में दे रखा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ठीक है, और बात किसकी आती है, इक्वल की बात आती है। तो अगर मान लो सरल रेखा में हो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, अगर ये तीनों ए और बी दो सदिश जो है वो सरल रेखा में हो, तो हमेशा मॉड ए प्लस बी इक्वल क्या होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी। तो देखो बच्चों, यहां हमें परिमाण के रूप में दे रखा है मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, तो ये ग्रेटर देन वाला तो हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये मान लो सरल रेखा में हो, यदि, ठीक है, क्योंकि हम यहां परिमाण लेके चल रहे हैं, यदि देखो वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो, तो सरल रेखा में हो, क्योंकि देखो हमसे कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ बी, अब हमें पता है कि चाहे पॉजिटिव बी लो चाहे नेगेटिव बी लो, पॉजिटिव बी लो चाहे नेगेटिव बी लो, उसका मोड तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ ए, देखो प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, आई बात समझ में, क्योंकि मॉडुलस ऑफ माइनस बी का मतलब क्या होगा, मोड बी रहेगा। तो हमें मिल सकता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस बी, और प्लस माइनस क्योंकि माइनस है तो ये प्लस में ही आ जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लिख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी। क्लियर? तो इस इक्विटीज हमने प्रूफ की। क्लियर है? नेगेटिव का मॉडुलस लोगे तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो हम इसको डायग्राम से सरल प्रूफ कर सकते हैं ऐसे समीकरण को। क्लियर है? ओके, आगे चलिए। यस, तीसरी है समीकरण। तो हमसे कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अब आपको ए माइनस बी चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कह रहा है लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ये हमें प्रूफ करना है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो आपको इसको हिसाब से लेके चलना है। तो हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो देखो भाई, हम चित्र बनाए, तो हमने इस तरह अपना डायग्राम बनाया कि भाई ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी। ठीक है, तो अब हमें ए प्लस बी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए ए माइनस बी। क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो ए तो ए रहा, तो बी इधर है तो माइनस बी इधर होगा, ये इसका विपरीत सदिश हो गया। बी वेक्टर इधर है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस बी होगा। क्लियर है? तो अब हमें ए माइनस बी चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। ए प्लस बी चाहिए होता तो हम यहां विकल्प बना देते। हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो ए वेक्टर तो हमारे पास अवेलेबल है, हमें माइनस बी चाहिए, तो मैंने बी का अपोजिट वेक्टर ले लिया, ए माइनस बी। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इस मोड,
ये वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का परिणामी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी ये हो जाएगा। यानी एक तरीके से यही हमारे पास समांतर चतुर्भुज का अपन बनाए। किसी भी सदिश को उसके परिमाण और दिशा को परिवर्तित किए बिना कहीं भी विस्थापित कर सकते हो, तो वेक्टर ए बी ये वेक्टर ए को ही शो करेगा, ये से क्या हो जाएगा पैरेलल। और ये वेक्टर माइनस बी है वो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ओके। ये हो गया हमारा वेक्टर माइनस बी, ये इसके पैरेलल है। तो देख रहे हैं मोड वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्या शो करेगा भाई, ये होगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या होगा ये परिमाण बोलते हैं इसको हम, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। परिमाण का मतलब क्या है, दूरी है। त्रिभुज की बात जब हम करेंगे, अभी तो ये वेक्टर फॉर्म में ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे दो, जैसे ये मान लो हो गया P, इसे मैं बोल दूं Q, और इसे मैं बोल देता हूं R, इसे मैं बोल देता हूं S। क्लियर। तो अब देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर A माइनस बी, ये रहा, लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B, तो ये तो हमें मिल जाएगा कि मॉडुलस ऑफ A यानी OP भुजा और मॉडुलस ऑफ B का मतलब यानी OQ भुजा, और ये इनका हो गई बाह्य भुजा मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमेशा, मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, तो जो OT होगा या OR होगा, ये वाला जो OR होगा यानी A माइनस बी, OR जो भुजा होगी वो लेस देन होगी किसके, OP। OP बोलते चाहे क्या बोलते, RS बोलते, और ये OS। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ A माइनस बी लेस देन मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B। तो मॉडुलस ऑफ A माइनस बी आप देख रहे हैं, देखो यहां लिख दो मैं चित्र से, ठीक है। थोड़ी ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं। A माइनस बी कहां मिल रहा है आपको, OR मिल गया, तो आप लिखोगे भाई OR, ये लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, A माइनस बी, दो भुजाओं का अंतर हो गया ना एक तरीके से, दो भुजाओं का अंतर। अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी कि कोई भी जो भुजा है त्रिभुज की, वो दो भुजाओं के अंतर से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, और योगफल से हमेशा कम होता है। तो हमें तो योगफल चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ A यानी SR, ये RS कुछ ही बोलते हैं इसको, RS से क्या बोल सकते हैं SR, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा OS। ठीक है, ये पता है हमें कि त्रिभुज बन गया हमारे पास OSR। तो ये एक भुजा, वो दो भुजाओं के योगफल से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो बिल्कुल हम जानते हैं वही प्रॉपर्टी है। OR का मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी लेस देन, RS का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ A प्लस OS का मतलब मॉडुलस ऑफ माइनस बी। क्योंकि हम यहां दूरी ले रहे हैं, परिमाण के रूप में ले रहे हैं, तो यहां से हम देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ A माइनस बी लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B, क्योंकि हम परिमाण की बात करें। नेगेटिव का परिमाण क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और ये सरल रेखा में होगा, दोनों मान लो अगर सरल रेखा में हो तो वो तो आप फिर लिख ही सकते हो। सरल रेखा के लिए क्या लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही हो, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी
हमेशा बराबर रहेगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस बी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ये तो बिल्कुल आपको एक त्रिभुज का जो परिणामी सदिश के लिए हमने पढ़ा है स्टेटमेंट, ये परिणामी सदिश OS प्लस SR इज इक्वल टू OR, ये हम जानते हैं। और यहां से मॉडुलस ऑफ A माइनस बी, अब मॉडुलस ऑफ A का मतलब मॉडुलस ऑफ A ही है, माइनस मॉडुलस ऑफ B पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, दोनों मिला के एक लेस देन और इक्वल, दोनों को मिला दे, कंबाइंड कर दे, तो मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। क्लियर है? ओके, अब देखें हम लास्ट प्रॉपर्टीज की। तो डायग्राम हमारा ये काम में आ जाएगा, हम केवल इनइक्विटीज लिखेंगे। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी और है, उसको हम प्रूफ करें। प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी डी नंबर। ओके, तो चौथी प्रॉपर्टी कहती है आपसे मॉडुलस ऑफ A माइनस बी is greater than equal modulus of A minus B is greater than equal modulus of A minus modulus of B का मॉडुलस। ओके, तो बात हमारे पास है मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी इसमें हम लगाएं तो त्रिभुज OSR में आपको पता है कि OT इज ग्रेटर देन होगा, अंतर की बात जब हम करते हैं त्रिभुज OSR में ये जो OR होगा ये ग्रेटर देन होगा RS माइनस OS, RS माइनस OS। ओके, RS माइनस OS। त्रिभुज की कोई भी भुजा दो भुजाओं के अंतर से हमेशा अधिक होती है, तो जैसे ये भुजा हो गई OR, ये अधिक होगी RS माइनस OS, दो भुजाओं के अंतर से। तो हेंस पुट द वैल्यूज। OR क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज ग्रेटर देन RS कितना है, मॉडुलस ऑफ A माइनस OS कितना है, मॉडुलस ऑफ माइनस B। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B, इक्वेशन नंबर 1। और बराबर वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, त्रिभुज के नियम से भी आप लिख सकते हैं, ये परिणामी सदिश होगा तो बराबर तो होगा ही, तथा मॉडुलस ऑफ A माइनस B बराबर तो होगा ही मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B। ठीक है, मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B, तो इनका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो यही वैल्यू हमें मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ A माइनस मॉडुलस ऑफ B का होल मॉडुलस। ठीक है बच्चों, तो इक्वल वाली प्रॉपर्टीज तो आप त्रिभुज के नियम से भी हम देख सकते हैं, बाकी हम त्रिभुज के गुणधर्म जो होते हैं उससे आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 6। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, ओके, वो 200 मीटर त्रिज्या वाली कोई सर्कुलर बर्फीली सतह है, वहां वो स्केटिंग कर रही हैं। क्या कर रही है? स्केटिंग। बर्फ पर क्या होती है? स्केटिंग होती है। 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली, ठीक है, त्रिज्या वाली बर्फीली सतह पर, बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। स्केटिंग कर रही हैं, ठीक है, 200 मीटर त्रिज्या वाली बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। कह रहा है वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं। तो देखो ऐसा करता हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बर्फीली सतह है, या हमें सर्कुलर सतह बनानी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे कोई किनारा मान लो, सपोज करो P। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के ठीक विपरीत व्यासीय बिंदु, यानी इसके बिल्कुल ठीक विपरीत इसका जो व्यासीय पॉइंट होगा, यानी ये वाला पॉइंट Q, तो ये व्यास हो गया इसका सर्कुलर का, ठीक है। तो ये हमारा P पॉइंट हो गया, और P पॉइंट, और ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया सेंटर इसका, हम बोल लेते हैं इसको O पॉइंट। तो कह रहा है वे सतह के किनारे से P पॉइंट पर स्केटिंग करना शुरू करती हैं और P के व्यासीय ठीक विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपको चित्र बना के दे रखा है कि भाई एक पथ तो ये रहा, एक पथ तो उनका ये वाला है, वो इस तरह चल रही है, ये हो गया पथ नंबर A, ठीक है। और दूसरा पथ बिल्कुल सीधा चल रही है, वो ये हो गया पथ बच्चों B। और ये पथ आपको दे रखा है इस तरह, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इस तरह वो घूम घाम के यहां तक पहुंच जाती है। और ये हमारा जो पथ है वो, इसको नाम दे दिया हमने, दिस इज पॉइंट, इसको हम C बोल देते हैं, ओके। तो 3 पथ आपको दे रखे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण क्या है? मतलब एक तो A से जा रही है, एक B से जा रही है, एक C जा रही है। कह रहा है प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण। क्या पूछ रहा है? ये जो स्केटिंग कर रही है सर्कुलर पाथ पर, इस पर प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण पूछ रहा है। विस्थापन सदिश का परिमाण क्या है, और किस लड़की के लिए वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है, ठीक है। किसके लिए? किसके लिए यह है पथ लंबाई के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, पथ लंबाई के बराबर है। तो बच्चों आप देख रहे हैं एक लड़की तो A वाले मार्ग से जा रही है, दूसरे B वाले से और तीसरे C वाले से। तो हर लड़की का प्रारंभिक बिंदु P है, चाहे वो A से जाए, चाहे वो B से जाए, चाहे वो C वाली से जाए। तो प्रारंभिक बिंदु P है, अंतिम बिंदु क्या है बच्चों? Q। तो हर लड़की का विस्थापन क्या होगा? PQ होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है विस्थापन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा? व्यास PQ के बराबर, व्यास PQ के बराबर। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, यानी 2R बोल दो इसे मैं। त्रिज्या आपको दे रखी है 200, तो 2 × 200
यानी कितना आ गया सबका व्यास 400 मीटर। प्रत्येक लड़की का जो विस्थापन है वो कितना होगा 400 मीटर। कह रहे हैं किसके लिए ये पथ लंबाई के बराबर है, तो आपको दिख रहा है ए का पथ कुछ अलग है, सी का पथ कुछ अलग है, बी वाली लड़की के लिए ये पथ लंबाई के बराबर है, तो बी वाली इसी मार्ग पे चल रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, किसके लिए पथ लंबाई के बराबर है, बी वाले के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे, देखो पहले मैं एक सर्किल बना रहा हूं आपके सामने। बुक सबके पास है ही आपके पास, तो आप बुक को साथ रख के चलें ताकि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगे। ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पी पॉइंट, और ये हो गया बच्चों क्यू पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ओ से पी और ये क्यू से ओ। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र ओ से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे पी तक पहुंच जाता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुरूप साइकिल चलाता हुआ क्यू के रास्ते केंद्र पर वापस आता है। तो वो ऐसे परिधि के अनुरूप साइकिल चलाता है और वो क्यू के रास्ते केंद्र पर वापस आ जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो पहले वो ओ से पी चल रहा है, फिर वो पी से क्यू चल रहा है, फिर क्यू से ओ चल रहा है। कोई साइकिल सवार की बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है पार्क की त्रिज्या जो है 1 किलोमीटर है। पार्क की त्रिज्या कितनी है, ये आर कितना है भाई 1 किलोमीटर। इसकी रेडियस है 1 किलोमीटर। ओके, और यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन, तो जो साइकिल सवार है, तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन, ओके, और पूछ रहा है औसत वेग, और सी आपसे पूछ रहा है औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, क्या कह रहा है, कोई साइकिल सवार है, वो यहां से चलना शुरू करता है ओ पॉइंट से, जो एक वृत्ताकार पार्क है, उसका सर्किल है, उसका सेंटर है। तो ओ से चलना शुरू करता है, तो ओ से लेकर वो पी तक जाता है, पहले किनारे पर पहुंच गया, फिर पी के बाद वो इस तरह परिधि पर होता हुआ क्यू तक पहुंचता है, और क्यू से वो दोबारा कहां जाता है, ओ पे आ जाता है। तो ये जो यात्रा उसने पूरी करी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या जो है वो 1 किलोमीटर है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं, मतलब पूरा चक्कर लगाओगे, पूरा चक्कर पार्क का, उसमें 10 मिनट लगते हैं, तो पूछ रहा है कुल विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों आप देख रहे हो, अगर पहला ए पॉइंट में लेके चलूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कुल विस्थापन कितना होगा, कुल विस्थापन, तो बिल्कुल आपको पता है कि ओ से चलना शुरू करा, दोबारा ओपन आ गया, तो कुल विस्थापन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम स्थितियां दोनों क्या है, समान है। ठीक है, कुल विस्थापन क्या होगा, 0। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति कैसी है बच्चों, समान है। और जब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों पॉइंट ही एक ही है, जहां से गया वहीं वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0। फिर आपसे कहता है कि औसत वेग कितना है। औसत वेग बच्चों, जब कुल विस्थापन ही 0 है, तो औसत वेग भी क्या होगा, 0 ही तो होगा।
औसत वेग का मतलब क्या होगा? कुल विस्थापन में परिवर्तन की दर, कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन 0 है तो औसत वेग भी क्या होगा? 0। तो अब औसत चाल की बात करें, अब औसत चाल तो 0 नहीं है, क्योंकि चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी तो उसने तय करी है, तो औसत चाल आपको इसमें निकालनी है कुल दूरी बटा कुल समय से हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें कितना समय लगता है इसमें। सी पॉइंट, औसत चाल। देखिए औसत चाल क्या होगी, इधर खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। औसत चाल क्या होगी बच्चों? औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कैसे है? कुल दूरी शुरू करी उसने ओ से, तो भाई ओ से पी पे गया तो ओ पी दूरी, फिर वो पी से क्यू पे गया पी क्यू दूरी, फिर क्यू से ओ पे आया क्यू ओ दूरी। ठीक है, और जो हम टाइम की बात करें, कुल समय हम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। टाइम क्या मान लेते हैं? टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान ले। अब देखो आपके पास क्या क्या चीज है उनको देखते हैं। गिवन, बताओ मुझे आप। ओपी पी क्यू जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, इसमें क्या क्या वैल्यू आपके पास है उसकी बात हम करें। तो टाइम की बात हम करें, एक पूरा चक्कर वो लगा रहा है, पी से ओ से पी से क्यू, क्यू से ओ किस पे आ गया? ओ पे आ गया। उसे 10 मिनट लगते हैं, टाइम हमारे पास है। तो आपके पास तो क्या क्या है? क्या आपके पास ओपी है? बिल्कुल ओपी है आपके पास। ओपी कितना है? 1 किलोमीटर है। ओपी कितना है? 1 किलोमीटर। ओके, आपके पास क्यूओ भी है क्योंकि वो तो रेडियस है 1 किलोमीटर, लेकिन आपको पी क्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पी क्यू। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू आपको पता है पूरी परिधि का 1/4 हिस्सा हो गया, ये एक क्वाड्रेंट बन गया, चतुर्थांश बन गया। तो पी क्यू का मतलब क्या होगा कि 1/4 हिस्सा पूरे सर्कुलर पाथ का, 2πr का। ठीक है, इसका मतलब आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आप देख सकते हैं 1/4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू, और ये आर कितना है आपके पास? 1 किलोमीटर। आर कितना बच्चों? 1 किलोमीटर। तो ये हो गया 2 दूनी 4। तो पी क्यू हमें कितना मिल गया? तो यहां से आप निकाल सकते हो कि 15 दूनी 30 और 2 सत्ते 14, 1.57 किलोमीटर। तो पीक्यू आपके पास मिल गया 1.57 किलोमीटर। आगे बात समझ में, पीक्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1.57 किलोमीटर। तो हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। देखो समीकरण टी हमें दिया हुआ है, ठीक कितना है? 10 मिनट। इसे हम सेकंड में चेंज कर ले तो 10 मिनट उसे लगते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। यह गया 600 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो समीकरण 1 से जो औसत चाल होगी वी एवरेज, देखो ओपी 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1.57 किलोमीटर बटा समय कितना हमारे पास? 10 मिनट उसे लगते हैं। टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट। तो या तो देखो ये किलोमीटर में आपको दे रखा है, या तो आप किलोमीटर पर सेकंड में निकाल दो, या किलोमीटर पर हावर में निकाल देते हैं। तो ये तो सेकंड में हो गया, तो आप इसे चलो भैया 10 पर 60 करेंगे तो वैल्यू किसमें आएगी? किलोमीटर पर हावर्स में आएगी। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर एक बड़ा मात्रक है तो हम समय भी बड़े में ले लें, हावर्स में ले लें। ठीक है, क्योंकि सेकंड में लेंगे तो हमें फिर मीटर में लेना पड़ेगा उसको। तो आप 10/60 हावर्स कर सकते हैं। मिनट को हावर्स में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, तो ये आपका देखो कट गया, ऐसे 6 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया? 1 2 3 3.57 इंटू 6। ठीक है बच्चों, उसे सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाती है 21.42 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? तो
क्वेश्चन नंबर 9 भी हमें कर लिया सॉल्व। तो अब शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहना साथ में, क्वेश्चन करते रहना आप अपने आप भी, और कुछ नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, थैंक यू।